शारदा जी की बहू पूजा सुबह सुबह उन्हें नाश्ता देकर वापस किचन की ओर जा ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी पड़ोसन विमला जी खड़ी थी। उसकी आदत थी कि जब तक वो सुबह सुबह 2-3 घरों में झांक ना ले उनको चैन नहीं मिलता था। वो शारदा जी को नाश्ता करते देख हंसते हुए बोली, वाह शारदा बहन, आपकी तो क्या किस्मत है। बेटे और बहू दोनों आपका कितना ख्याल रखते हैं। हमसे पूछो तो हमारी बहू को ये तक याद नहीं रहता कि मैंने नाश्ता किया है या नहीं। ये सुनकर शारदा जी के चेहरे पर गर्व की झलक उतर आई। उन्होंने अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, मेरी बहू सच में बहुत समझदार है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। सास के मुंह से ये सुनकर पूजा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले वापस रसोई की ओर चली गई। पूरा दिन भर बीतने के बाद शाम को शारदा जी अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी कि तभी हल्के से दरवाज़ा खुला। देखा तो उनका बेटा नीरज मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, माँ आप भी ना पता नहीं क्या लिखती रहती हैं, अरे कभी आराम भी कर लिया करो। यह सुनकर शारदा जी ने डायरी बंद करते हुए कहा, अरे बेटा ये लिखना ही तो मेरा आराम है। तभी नीरज माँ के पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, वैसे माँ लिखती क्या हो आप इस डायरी में। तो शारदा जी मुस्कुराकर बोली, बस बेटा कुछ दिल की बातें, इनको लिखने के बाद मुझे सुकून मिलता है। सबको सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ जब मैं नहीं रहूँगी तो ये डायरी मेरी सबसे बड़ी याद बनेगी। ये सुनकर नीरज थोड़ा भावुक होकर बोला, माँ आप ऐसी बातें मत किया करो, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो शारदा जी ने बेटे का हाथ थामते हुए कहा, अरे पगले, माँ बेटे का रिश्ता तो सांसों से भी आगे चलता है। तू जहाँ रहेगा मुझे अपने पास ही पाएगा। नीरज ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, माँ मैं जिंदगी में जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पूजा कमरे में आई और नीरज की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से से बोली, अगर बातें ख़त्म हो गई हों तो चलो चाय पकोड़े तैयार हैं। नीरज ने उसकी तरफ देखा, फिर माथे में हाथ मारकर बोला, अरे यार माफ़ करना, मैं तो माँ को चाय पकोड़े के लिए बोलना ही भूल गया था। तुम चलो हम अभी आ रहे हैं। बहू के जाते ही शारदा जी ने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा तू भी कमाल करता है, इतनी देर से बैठा है पर बताया नहीं। अब जल्दी चल, नहीं तो बहू नाराज हो जाएगी। नीरज ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों माँ बेटे हंसते हुए बाहर आंगन में आ गई। तभी पूजा उनके लिए चाय और पकोड़े ले आई तो शारदा जी ने चाय के साथ एक गर्मा गर्म पकोड़ा खाते ही कहा, बहू सच में पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, दिल खुश हो गया। नीरज भी मुस्कुराकर माँ की तरफ देखते हुए बोला, हाँ माँ सच में आज के पकोड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। तभी पूजा हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस बस अब ज़्यादा तारीफ मत करो। इतना कहकर वो रसोई में खाना बनाने में जुट गई। रात को खाना खाने के बाद शारदा जी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। तभी नीरज उनके पास आकर सोफे पर बैठ गया और थोड़ा नाराज होकर बोला, माँ आप हर बार ये न्यूज़ ही क्यों देखती रहती हो। इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, वो क्यों नहीं देख लेती। तो शारदा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीरियल में आखिर क्या रखा है बेटा, वही झगड़े लड़ाइयाँ, इसलिए दुनिया की खबरें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी किसी भी औरत को बाहर के हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए।
तभी पूजा भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, माँ जी, आप जैसी समझदार माँ हर किसी को नहीं मिलती। आपने इस घर को ही नहीं बल्कि हमें भी संभाल लिया है। शारदा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बहू के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू मिलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तभी नीरज ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आपने जिंदगी भर हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब बारी हमारी है कि हम आपका हर ख्वाब पूरा करें। शारदा जी मुस्कुराई। उनके दिल में यही बात गूंज रही थी कि मेरा बेटा और बहू सच में मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी वो शारदा जी अभी पहचान नहीं पाई। कुछ देर बातें करने के बाद शारदा जी उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और इधर नीरज और पूजा भी अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही पूजा ने धीमी आवाज़ में कहा, नीरज, तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है? ये सब सुनकर नीरज ने मोबाइल नीचे रखा। उसके आंखों में झिझक और सवाल दोनों थे। उसने कहा, पूजा, तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों करती हो? माँ की बात है, इतनी आसान नहीं है। तो पूजा ने थोड़ी कड़वाहट से कहा, आसान कभी कुछ नहीं होता नीरज, लेकिन अगर अभी नहीं सोचा तो वक्त पर पछताना पड़ेगा। सोचो, हमारा भविष्य, हमारी जिंदगी का क्या होगा? नीरज ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उलझन से भरा था। उसने कहा, देखो पूजा, मैं माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता, बस चाहता हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। देखो नीरज, कभी कभी सच्चाई पर भावनाओं का पर्दा डालना पड़ता है। अगर हम सिर्फ माँ के भरोसे और स्नेह में बंधे रहेंगे तो अपना भविष्य कैसे संभालेंगे? नीरज चुप रहा। उसके आंखों में टकराव साफ दिख रहा था। एक तरफ माँ का टूट विश्वास तो दूसरी तरफ पत्नी की बातों का दबाव। उसी पर अचानक बाहर से छनक की आवाज़ आई। दोनों एकदम चौंक कर खामोश हो गई। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं माँ ने सुन तो नहीं लिया? नीरज झटपट उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो खिड़की पर रखी प्लेट हवा से गिर गई थी। ये देख उसने राहत की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ नहीं था, चलो अब सो जाओ, कहते हुए नीरज बिस्तर पर आकर लेट गया और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह के 6 बजे थे कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी की नींद खुली। सोचा, इतनी सुबह कौन आया होगा? कमरे से निकलते हुए उन्होंने बेटे को आवाज़ दी, नीरज बेटा, घंटी बज रही है। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही नीरज ने उठकर कहा, हाँ माँ, मैं देखता हूँ। कहते हुए वो दरवाजे तक पहुँचा और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस की शांति काकी खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसू से भरा, हाथ कांप रहे थे। उन्हें देख नीरज घबरा गया और बोला, काकी, आप इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ? तो शांति जी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मेरे बेटे बहू ने ही मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? इतना सुनते ही शारदा जी भी दरवाजे तक आ गई। उनकी आंखों में हैरानी और दर्द था। हे भगवान, शांति बहन, ये क्या कह रही हो? अपने ही बच्चों ने माँ को घर से निकाल दिया। शांति जी वहीं चौखट पर बैठ गई। हाँ बहन, जिस बेटे को मैंने पाला, जिस बहू को बेटी समझा, वही आज कह रहे हैं कि ये घर अब सिर्फ उनका है, मेरे लिए जगह नहीं है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। नीरज ने तुरंत उन्हें सहारा देकर अंदर बिठाया। शारदा जी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में चिंता और हैरानी दोनों थी। वो धीरे से उनके पास बैठते हुए बोली, शांति बहन, तेरे बेटे और बहू तो बहुत अच्छे थे, इतना ध्यान रखते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? उनकी बात सुनकर शांति जी रोते हुए बोली, शारदा, जब तक उनके पिताजी थे तब तक सब कुछ ठीक था,
बेटा हर वक्त कहता, माँ तुम हमारे लिए लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना घर सूना है। बहू भी पैरों में तेल लगाती, समय पर खाना देती। मुझे लगता था वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ा, बेटे बहू बदल गई। बहू ने कहना शुरू कर दिया कि अब ये घर मेरा है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है। और मेरा बेटा चुपचाप बहू की बातें सुनता रहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। कल रात तो दोनों ने साफ कह दिया कि अब आप कहीं और जाकर रहें, हमें अपने ढंग से जीना है। ये सुनते ही शारदा जी का दिल दहल उठा, उनका गला भर आया। भगवान, औलाद इतनी निर्दय कैसे हो सकती है। तभी नीरज ने आगे बढ़कर शारदा जी का हाथ थामा और बोला, काकी आप अकेली नहीं हैं, जब तक हम हैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। नीरज के इतना कहते ही पूजा चुपचाप उसकी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था कि क्या सचमुच तुम इन्हें हमारे घर में ठहराने की सोच रहे हो। उसके खामोशी में छिपे भाव को नीरज ने महसूस किया, मगर अनसुना कर दिया। उसने काकी को पानी पिलाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा काकी, आप चिंता मत करो। तभी शारदा जी ने बेटे की ओर देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी राहत झलकी। फिर शांति जी का हाथ थामकर बोली, शांति तू जब तक चाहे यही मेरे पास रह सकती है। तो शांति जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं शारदा, मैं यहाँ तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मैं किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी, वही अपने बाकी के दिन गुजारूंगी। कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए शांति जी ने कहा, शारदा, आज मेरा दर्द देखकर तुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन बस इतना याद रखना, बेटा चाहे कितना भी प्यारा हो, पर आंख मूंदकर भरोसा उस पर कभी मत करना, क्योंकि वक्त आने पर बेटा भी बदल सकता है। शांति जी की बातें सुनकर शारदा जी ठिठक गई, उनकी आंखें भर आई, लेकिन फिर होठों पर धीमी मुस्कान लिए बोली, बहन, मेरा नीरज जैसा नहीं है, वो तो मेरी सासों की तरह है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो मेरे साथ रहेगा। यह सुनकर शांति जी ने गहरी सांस ली और शारदा जी की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह ना पाई। फिर धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। शारदा जी उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। खिड़की के पास बैठी शारदा जी को बार बार वही शब्द याद आ रहे थे कि अपनी औलाद पर आंख मूंदकर भरोसा कभी मत करना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये वाक्य किसी तीर की तरह उनके दिल में चुभते रहे। उनके दिल में हल्का सा डर समा गया कि अगर कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। ये सोचकर ही उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने सिर हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं कैसी बेवकूफ़ी की बातें सोच रही हूँ। मेरा नीरज तो हमेशा मेरी गोद में सर रखकर बचपन की तरह बातें करता है, और पूजा, वो तो मुझे माँ कहकर गले लगाती है, मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती है। नहीं, मेरा बेटा और बहू ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे खुद को ही समझा रही हो। रात हुई तो पूजा ने आज फिर से कहा, नीरज, फिर क्या सोचा तुमने। नीरज कुछ देर चुप रहा। उसके मन में माँ का चेहरा उभर आया, वो माँ जिसने उसे पाला पोसा, अपने हर सुख दुख से बढ़कर उसका ख्याल रखा। तभी पूजा की बातें गूंज उठी। वो बोली, मैं जानती हूँ नीरज कि तुम्हारे लिए माँ बहुत मायने रखती है, और मेरे लिए भी वो सम्माननीय है। लेकिन नीरज, अगर हम हमेशा इन्हीं जिम्मेदारियों में बंधे रहेंगे तो अपने सपनों को कब पूरा करेंगे। कमरे का माहौल सन्नाटे में छा गया। नीरज ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें भारी हो चली।
माँ का अटूट स्नेह और पत्नी की बढ़ती जिद, दोनों के बीच उसका मन डगमगाने लगा। तभी पूजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम बस मेरा साथ दो नीरज, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। नीरज ने उसकी तरफ देखा मगर जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस लेते हुए तकिए पर सर रखकर सो गया। अगले दिन सुबह शारदा जी हमेशा की तरह पौधों में पानी दे रही थी। तभी पीछे से नीरज आकर उनके पास खड़ा हो गया और धीमे से बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? शारदा जी ने कहा। तो नीरज एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे शब्द तलाश रहा हो। फिर धीमी आवाज़ में बोला, माँ, मेरा दोस्त मनोज, उसकी पत्नी गर्भवती है। उसे किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है। उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा था अगर आप कुछ दिन वहाँ रहकर उनका सहारा बन जाएं। ये सुनकर शारदा जी ठिठक गई और हैरानी से बेटे की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बेटा मैं। तभी नीरज कुछ कहता, उससे पहले ही पीछे से उनकी बहू पूजा आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, अगर आप वहाँ चली जाएंगी तो उन्हें बहुत सहारा मिलेगा और फिर दूसरों की मदद करना तो आपका हमेशा स्वभाव रहा है। शारदा जी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बहू, मुझे भी यही लगा। अगर मेरे जाने से किसी का भला होगा तो क्यों नहीं। तो फिर ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए ज़रूरी सामान बांध दूंगी और यहाँ की चिंता आप बिल्कुल भी मत करना। यह सुनकर नीरज ने राहत की सांस ली। माँ का सहमत होना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन पूजा की वो बातें जैसे सब संवार गई। तभी शारदा जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपनापन और विश्वास साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद शारदा जी अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। तभी पूजा पास में खड़ी मदद का दिखावा करते हुए बोली, माँ जी, ज़्यादा सामान मत लीजिएगा, बस ज़रूरत का सामान ही ले जाइए। वहाँ मनोज भैया के घर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शारदा जी मुस्कुराई, हाँ बहू, मैं तो सोच रही हूँ बस 2-3 साड़ी और ज़रूरी दवाइयाँ ले जाऊँ, बाकी सब तो वहाँ मिल ही जाएगा। तभी नीरज कमरे में आया और बोला, माँ, मैंने मनोज से बात कर ली है। वो बहुत खुश है कि आप वहाँ जा रही हैं। कह रहा था कि आपकी मौजूदगी से उसकी पत्नी को बड़ी ताकत मिलेगी। तो शारदा जी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। अच्छा किया जो किसी की मदद करने का सोच पाया। तभी दोपहर होते होते पड़ोसन आकर पूछने लगी, अरे शारदा बहन, आज सुबह से दिखी नहीं, कहाँ की तैयारी हो रही है? तो शारदा जी कुछ कहती, उससे पहले ही पूजा बोल पड़ी, अरे कुछ खास नहीं, नीरज के दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है। उनका कोई अपना नहीं है, इसलिए माँ जी कुछ दिन के लिए उनके पास मदद के लिए जा रही हैं। आज रात की ट्रेन है, कल सुबह मुंबई पहुंच जाएंगी। इतना सुनकर पड़ोसन विमला जी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बहन, फिर वापस कब आओगी? तभी पूजा फिर से जल्दी से बोल पड़ी, अरे बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक माँ जी वहीं रहेंगी, फिर आराम से लौट आएंगी। शारदा जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उनके मन में हल्की सी शंका उठी, पूरा 1 महीना? मैंने तो सोचा था बस कुछ ही दिन की बात होगी। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल को समझा लिया। पर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अपने घर से निकलकर मुंबई तक का ये सफ़र उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। रात को 10 बजे शारदा जी को ट्रेन में बिठाकर नीरज ने प्यार से कहा, माँ, आप आराम से रहना, मुंबई पहुँचते ही मनोज तुम्हें रिसीव कर लेगा। वहाँ आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है।
तभी पूजा भी मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, और रोज़ फ़ोन पर हमारी बातें होती रहेंगी। शारदा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे का हाथ कसकर थामा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। कैसे रहूँगी मैं तुम दोनों के बिना। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे तो नीरज ने तुरंत माँ का हाथ थामा और बच्चे की तरह समझाते हुए बोला, माँ, ये बस थोड़े दिनों की बात है। वहाँ सचमुच किसी अपने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी नहीं भेजता। आप तो जानती हैं कि मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। शारदा जी ने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, और सुन, अब जब मैं घर में नहीं रहूँगी तो तुम अपना और बहू का अच्छे से ख्याल रखना और बाहर का कुछ मत खाना, समझे। तो नीरज मुस्कुराकर बोला, माँ, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहू मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। पूजा ने झुककर माँ जी के पांव छुए और धीरे से बोली, माँ जी, अब आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, बस आप वहाँ चैन से रहना। तभी ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और शारदा जी ने खिड़की से बाहर झांककर बेटे बहू को देखा। उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह की रेखाएं साफ झलक रही थी। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। तभी खिड़की से हाथ हिलाती हुई शारदा जी की आंखें फिर से भर आई। उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की ठंडी हवा और गाड़ियों की आवाज़ ने उन्हें जगाया। अनाउंसमेंट गूंजा तो शारदा जी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, बैग संभाला और खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाज़ें और भागते यात्री, सब कुछ उन्हें एकदम नया नया सा लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शारदा जी धीरे धीरे उतरने लगी। तभी सामने से एक लगभग 35 साल का आदमी आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते माँ जी, आप ही शारदा जी हैं ना? मैं मनोज हूँ, नीरज का दोस्त है। तो ये सुनकर शारदा जी के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना इस बड़े शहर में मैं बहुत घबरा जाती। मनोज ने तुरंत उनका बैग थामा और आदर से कहा, माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ आप मेरी माँ की तरह ही रहेंगी। चलिए, गाड़ी बाहर खड़ी है। गाड़ी में बैठते ही शारदा जी के मन में एक सुकून सा उतर आया। कितना संस्कारी लड़का है, मुझे माँ कह रहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई का हिस्सा बनने वाला है। करीब आधे घंटे बाद शारदा जी मनोज के घर पहुंची तो बाहर गमलों में लगे फूल और तुलसी का पौधा देखकर शारदा जी को बहुत अच्छा लगा। तभी अंदर से एक औरत बाहर आई। मनोज ने उसका परिचय करवाया। माँ जी, ये मेरी पत्नी निशा है। तभी निशा उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। इस हाल में सब संभालना मुश्किल पड़ रहा था। तो शारदा जी ने भावुक होकर उसका माथा सहलाया और बोली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं आ गई हूँ ना। तभी मनोज ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, ये रहा आपका कमरा। ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए नीचे का कमरा खाली करवाया है, और वैसे भी आपको आसानी रहेगी। तो शारदा जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कमरे में एक पुरानी सी चारपाई और अलमारी रखी थी। कमरे को देख शारदा जी को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर सोचा, मुझे कौन सा हमेशा के लिए रहना है। तभी निशा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। तो थकी हुई शारदा जी कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सुकून चंद दिनों का मेहमान है,
कुछ देर बाद निशा चाय बनाकर ले आई और बोली, माँ जी ये लीजिए चाय और बिस्किटें। थोड़ी देर में मनोज बाहर से छोले भटूरे ले आएगा। उसने बड़ी आत्मीयता से कहा तो शारदा जी हल्की हैरानी के साथ बोली, अरे बेटा, छोले भटूरे मंगाने की क्या ज़रूरत है, घर में इतना कुछ है, बना ही लेंगे। उनके इतना कहते ही पीछे से मनोज कमरे में आया और बोला, नहीं माँ जी, वो दरअसल निशा की तबीयत ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज़्यादा आराम चाहिए, इसलिए आजकल मैं बाहर से ही खाना लाता हूँ। यह सुनकर शारदा जी का दिल भर आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हो ना, खाना मैं खुद बनाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो और निशा, तुम बस आराम करना। शारदा जी के शब्दों में सच्ची ममता और अपनापन था। तभी मनोज ने हल्की सी नज़र निशा पर डाली और मुस्कुराया, पर उस मुस्कान के पीछे छिपे मायने शारदा जी पढ़ नहीं सकी। उधर पूजा की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो आंखों में चमक लिए नीरज से बोली, नीरज, सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। अब देखो, माँ जी का वो कमरा किराए पर चढ़ा देंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। ज़रा सोचो, हर महीने कितना अच्छा किराया मिलेगा और अब हमें किसी की टोका टोकी भी नहीं सहनी पड़ेगी। उसकी बातें सुनते ही नीरज गहरी सोच में डूब गया। मन के भीतर एक आवाज़ उठी, क्या मैंने सच में ठीक किया? उसके चेहरे पर उठते सवाल पूजा से छिपे नहीं और वो बोली, अब इतना मत सोचो। देखो, हमें भी तो अपनी ज़िंदगी संवारनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, और वैसे भी माँ जी वहाँ आराम से है। पत्नी की बातें सुनकर नीरज भी उसकी बातों में आ गया और बोला, तुम एक काम करना, कुछ पैसे बैंक से निकाल कर ले आना, बहुत दिनों से खुलकर आनंद नहीं लिया है। इतना कहकर नीरज ठाके लगाकर हंसने लगा। अब वे दोनों अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने लगे और वहीं दूसरी ओर उनकी माँ शारदा जी मनोज के घर नौकरानी की तरह काम में लग गई। अगले दिन सुबह 9 बजे शारदा जी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और निशा अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। इतने में मनोज अंदर आया और मुस्कुराकर निशा से बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि अगर वो आ जाएंगी तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी निशा ने करवट लेते हुए धीमे स्वर में कहा, सच में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब तो लग रहा है जैसे घर में नई जान आ गई है। तभी मनोज ने कहा, चलो निशा, नाश्ता करते हैं, फिर मुझे निकलना भी है। कहते हुए दोनों बाहर आ गई तो शारदा जी टेबल पर चाय और नाश्ता रखते हुए बोली, आओ बेटा, गर्मा गर्म खा लो। तभी पराठे का एक निवाला मुंह में लेते ही निशा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने दिनों बाद घर में असली स्वाद आया है, वरना मेरी तबीयत के चलते मैं तो ठीक से रसोई में जा भी नहीं पाती थी। मनोज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूँ माँ जी, आप आ गई तो हमें सुकून मिल गया। अब लगता है घर में कोई अपना है जो हर चीज़ संभाल लेगा। शारदा जी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्हें लगा, कितना प्यार करते हैं दोनों मुझसे, बिल्कुल मेरे बेटे बहू की तरह। लेकिन अभी वो इन सब से अनजान थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गई। एक दिन दोपहर में शारदा जी खाना बना रही थी। तभी मनोज का फ़ोन गूंजा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर नीरज था। हाँ नीरज, सब ठीक है, तुम्हारी माँ अभी रसोई में खाना बना रही है, चाहे तो बात करा दूँ। तभी निशा ने मनोज की तरफ देखा, जैसे बोल रही हो, क्या ज़रूरत है बात कराने की। मनोज इनकार करने ही वाला था कि तभी रसोई से आटे से सने हाथ पोंछती हुई शारदा जी दौड़ी चली आई। उन्होंने फ़ोन झटपट हाथ में लिया और कांपती आवाज़ में बोली,
नीरज बेटा, कैसा है तू? और बहू कैसी है? माँ की आवाज़ सुनते ही नीरज की आंखें थोड़ी भर आई। फिर धीरे से बोला, सब ठीक है माँ, आप कैसी हैं? शारदा जी ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, तेरी माँ को क्या होगा बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी आलू के पराठे बना रही थी। शारदा जी कुछ और कहना चाहती थी, पर तभी अचानक कॉल कट गया। हेलो हेलो, शारदा जी बार बार पुकारती रह गई। तभी मनोज ने फ़ोन हाथ से खींच लिया और बोला, माँ जी, फ़ोन कट गया है और अगली बार फ़ोन लेने से पहले हाथ धो लीजिएगा। पूरा फ़ोन गंदा कर दिया आपने। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। तभी निशा बात संभालते हुए बोली, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, मनोज अपने फ़ोन को मुझे भी छूने नहीं देता। उसकी आदत ही ऐसी है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो शारदा जी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, इसमें बुरा क्या मानना, मैं समझती हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल किसी अनकही टिस से भर गया। बेटे से बात ना हो पाने की तड़प और मनोज का इतनी सी बात पर चिढ़ जाना शारदा जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे और अब तो रोज़ मनोज और निशा शारदा जी के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे थे मानो वो कोई नौकरानी हो। शारदा जी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, जबकि वो तो केवल मदद करने आई थी। कई दिन बीत चुके थे और उनकी नीरज से भी कोई बात नहीं हो पाई थी। जब भी वो अपने बेटे बहू से बात करने को कहती तो मनोज कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने देते। वो घर अब घर न रहकर शारदा जी के लिए एक पिंजरा बन गया था। अगले दिन निशा आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी शारदा जी आई और बोली, निशा बेटा, मैंने सारे काम निपटा दिए हैं और खाना भी बना दिया है, तुम लोग खा लेना। ज़रा आज मैं अपने घर जाऊंगी और कल ही वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही निशा एकदम चौंक कर बोली, क्यों, घर क्यों जाना है आपको? तो शारदा जी ने धीमे और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्यों जाना है मतलब? अरे कई दिन हो गए हैं अपने घर नहीं गई हूँ, कहीं बाहर भी तो नहीं निकल पाई। बेटे को देखूंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम खाने की चिंता मत करो, मैंने सब जुगाड़ कर दिया है। यह सुनकर निशा अचानक घबरा गई और तेज आवाज़ में मनोज को पुकारने लगी। तभी निशा की आवाज़ सुनकर मनोज बाहर आया और बोला, अरे क्या हुआ जो इतना चिल्ला रही हो? मनोज, माँ जी घर जाने की बात कर रही है। तभी मनोज भी शारदा जी की ओर देखते हुए बोला, माँ जी, आप घर नहीं जा सकती। ये सुनते ही शारदा जी एकदम ठिठक गई, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकती हूँ? तभी मनोज ने तुरंत हंसते हुए बात संभालने की कोशिश की, अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि अभी निशा की डिलीवरी डेट बहुत नज़दीक है। किसी भी दिन हमें अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप चली जाएंगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो शारदा जी ने तुरंत उत्तर दिया, अरे मैं अभी जाऊंगी और कल वापस आ जाऊंगी, बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन माँ जी, अगर निशा को आज रात को ही अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे संभालूंगा? आपका होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ रुक जाइए ना माँ जी। शारदा जी आगे कुछ और ना कह सकी। वो चुपचाप मायूसी के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। उनके जाते ही मनोज और निशा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज तो बच गई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। उस दिन शारदा जी पूरे दिन उदासी भरे चेहरे के साथ काम करती रही।
पर अब उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए तड़प रही थी। रात के 10 बजे शारदा जी बिस्तर से उठी और मनोज और निशा के कमरे की ओर बढ़ने लगी। अब उन्होंने ठान लिया था कि इस बार तो साफ साफ कह ही दूंगी कि मैं कल घर जा रही हूँ। ये सोचते हुए वो हल्के कदमों से उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मनोज और निशा दोनों तेज आवाज़ में किसी बात पर बहस कर रहे थे। शारदा जी वहीं रुक गई। उन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि वो दोनों उनके बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी शारदा जी ने कुछ ऐसा सुना कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल एकदम कांप उठा। वो कांपते हुए कदमों से पीछे मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो कुछ देर पहले निशा ने कहे थे। क्या और पैसे क्यों मांग रहा है नीरज जी? उसे 1 लाख तो दिए हैं, उसे माँ जी के लिए पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं। तभी मनोज भी गुस्से में बोला, पता नहीं, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने खुद गैर कानूनी तरीके से शारदा जी का सौदा किया है। पता नहीं क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे भी, जो ऐसे इंसान की बातों में आ गया जो अपनी माँ तक को बेच सकता है। वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा। ये शब्द जैसे शारदा जी के कानों में लगातार गूंज रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस बेटे से मिलने के लिए वो इतनी तड़प रही थी वो तो उन्हें कब का बेच चुका था। उनके मन में तूफान मचा हुआ था कि आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो नीरज जैसा निकला। आखिर मैंने कौन सी गलती की जो मुझे ये सज़ा मिल रही है? क्या मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? उनके सवाल उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। आंखों से आंसू निकलकर तकिए में समाते रहे और उन्हीं बहते आंसुओं के साथ शारदा जी कब सो गई उन्हें खुद पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 7 बजे शारदा जी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मनोज चिल्ला रहा था, माँ जी उठिए ना। शारदा जी जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने निशा दर्द से चीख रही थी। उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शारदा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। तभी मनोज हड़बड़ाकर बोला, माँ जी आप घर का ध्यान रखना, मैं निशा को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। इससे पहले कि शारदा जी कुछ कह पाती, मनोज निशा को लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। अब पूरा घर शारदा जी के लिए खाली और सूना था। रात के आंसू अभी भी उनके चेहरे पर सूखे हुए थे, पर न जाने क्यों आज शारदा जी बेहद शांत थी। रात को बेटे और बहू की हवानियत जानकर जितना वो रोई थी अब उतनी ही स्थिर थी। मानो आंसुओं के साथ साथ उनका सारा प्यार और लगाव भी निकल चुका था। दोपहर में सारा काम निपटा कर शारदा जी सोफे पर बैठी गहरी सोच में डूबी थी कि तभी घर का लैंडलाइन फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर मनोज था। हेलो माँ जी, हम आज के लिए अस्पताल में ही रहेंगे, आप अपना ध्यान रखना। शारदा जी ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना और बहू का ध्यान रखना, और फ़ोन रख दिया। लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ गई। वो तुरंत उठी और अपना सामान पैक करने लगी। फिर एक चिट्ठी लिखी और मेज़ पर रखकर घर से बाहर निकल गई। लेकिन गई कहाँ, ये सिर्फ शारदा जी ही जानती थी। अगले दिन शाम को नीरज और पूजा घर में मज़े से पार्टी कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर पूजा बोली, मैं देखती हूँ कौन आया है। उसने उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी मासी सास को देखकर उसकी सांसें
जैसे थमसी गई। वो हकलाते हुए बोली, मासी जी आप इस वक्त। तभी मोहिनी जी ने दरवाजे को एक ठोकर दी और अंदर आते हुए बोली, देख रही है हाथ में बैग है लेकिन फिर भी आंखें फाड़कर खड़ी है। अरे इतना भी नहीं कि थोड़ी मदद ही कर दूं। बड़बड़ाते हुए मोहिनी जी अंदर आई और हॉल में नज़र दौड़ाकर बोली, अरे वाह भाई, यहाँ तो पार्टी चल रही है, वो भी अकेले अकेले। उसी वक्त नीरज भी सामने आ गया और बोला, मासी जी आप इस समय। तभी मोहिनी जी हंसते हुए बोली, अरे भाई तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे हैरान परेशान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, मोहिनी जी जोर जोर से अपनी बहन को आवाज़ लगाने लगी, शारदा, अरे ओ शारदा, कहाँ है तू? देख आज तेरी बड़ी बहन आई है। तभी नीरज घबराते हुए बोला, अरे मासी, माँ घर पर नहीं है, वो 2 दिन से अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। ये सुनकर मोहिनी जी चिंतित होकर बोली, अरे ऐसे अचानक यात्रा पर चली गई, उसने मुझे बताया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गई हूँ तो रुक जाती हूँ। तभी नीरज के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया तो मोहिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, क्यों रे नीरज, आपका चेहरा इतना हवाई क्यों हो गया है? मैं खा थोड़ी जाऊंगी तुम दोनों को। फिर पूजा की तरफ देखते हुए बोली, अब चल बहू, जल्दी से बढ़िया सी चाय बनाकर ले आ। तो पूजा ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ अभी लाती हूँ मासी जी, बोलकर वो किचन की ओर चली गई। किचन में घुसते ही उसने चाय का पतीला पटकते हुए गुस्से में कहा, पता नहीं ये क्यों आ गई है, अब न जाने कब जाएंगे यहाँ से। इतनी मुश्किल से तो माँ जी से छुटकारा मिला था और अब उनकी बहन आकर बैठ गई हमारी छाती पर मूंग दलने। तभी नीरज भी पीछे पीछे किचन में आया और धीरे से बोला, तुम अभी ज़्यादा रिएक्ट मत करो, हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो उन्हें माँ के बारे में शक हो जाएगा। दोनों आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि तभी अंदर से मोहिनी जी की ऊंची आवाज़ आई, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं लाई। तो उनकी आवाज़ सुनकर पूजा ने जल्दी से चाय बनाई और बाहर हॉल में ले आई। तभी मोहिनी जी ने चाय की एक घूंट ली और बोली, नीरज जरा टीवी तो चलाना। तो नीरज ने रिमोट उठाते हुए कहा, क्या देखना है मासी जी, बताओ मैं अभी लगा देता हूँ। तभी चाय का कप टेबल पर रखते हुए मोहिनी जी ने उसके हाथ से रिमोट लिया और सीधा एक न्यूज़ चैनल खोल दिया। ये देख पूजा बोली, अरे मासी जी आप कब से न्यूज़ देखने लगी? तो मोहिनी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो हमेशा से न्यूज़ देखती हूँ बहू, तू भी देख ले, इस चैनल पर बहुत अच्छी खबरें आती हैं। कहते हुए मोहिनी जी ने टीवी की आवाज़ अचानक तेज कर दी तो पूजा और नीरज का ध्यान भी सीधा टीवी पर ही जा टकराया। सामने एक ताज़ा खबर प्रसारित हुई जिसमें न्यूज़ वाले माइक लिए बोल रहे थे कि ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसको उनके ही सगे बेटे ने किसी और के घर नौकरानी बनाकर बेच दिया। यह सुनते ही नीरज और पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों के चेहरे पर पसीना बहने लगा। तभी मोहिनी जी ने कहा, हे भगवान, कैसे बच्चे हैं आजकल के, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बताओ अपनी माँ को कोई बेच सकता है क्या, वो भी चंद पैसों के लिए। तभी पूजा हकलाते हुए बोली, अरे मासी जी छोड़िए ना ये सब, ये आप क्या देख रही हैं, ऐसी खबरें तो रोज आती रहती हैं। लेकिन मोहिनी जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहू, ये मामला कुछ अलग है, जरा रुको, मुझे पूरा देखने दो। नीरज और पूजा ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सोफे से उठकर जाने लगे। तभी मोहिनी जी ने जोर से कहा, अरे अरे रुको तो ज़रा,
आगे देखो, अब ये लोग उनके बेटे बहू से मिलवाने वाले हैं। यह सुनकर दोनों के कदम अचानक थम गई और अब उनकी नज़रें सीधी टीवी पर ही गड़ गई। टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल वाले की आवाज़ गूंज रही थी। मैं साहिल, कैमरामैन मोहित के साथ उस जगह जा रहा हूँ जहाँ वो बेटे बहू रहते हैं, जो अपनी माँ को बेच देने के बाद ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सुनते ही मोहिनी जी की आंखें टीवी पर टिक गई। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे नीरज, ये तो अपना ही मोहल्ला लग रहा है। आखिर किसके घर आए होंगे। तभी नीरज और पूजा की सांसें थम गईं। हॉल में एसी चल रही थी, पर उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसी पल उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो मोहिनी जी ने कहा, अरे नीरज, जाकर देखो तो जरा कौन है। नीरज भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी मोहिनी जी ने तेज स्वर में पूजा को डांटा, बहू, तू क्यों बैठी है, जा देख कौन आया है। पूजा घबरा गई। वो डरते हुए उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि न्यूज़ वालों के साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा था। तभी न्यूज़ वालों ने माइक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो आप ही हैं वो बेटे बहू जिन्होंने अपनी माँ का सौदा कर डाला। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करने में? बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? पूजा हड़बड़ाते हुए चिल्लाई, क्या कह रहे हैं आप? आपको गलत फहमी हुई है। निकलिए यहाँ से। आप हमारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं पुलिस बुलाऊंगी। झूठी खबरें मत फैलाइए। नीरज ने भी डर से कांपते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। तभी पीछे से मोहिनी जी बाहर आई और एक जोरदार तमाचा नीरज के गाल पर जड़ दिया। यह देख सामने खड़ी पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीखते हुए बोली, मासी, आप ये क्या कर रही हैं? तभी मोहिनी जी ने क्रोध से उसकी ओर देखा और एक तमाचा सीधा उसके गाल पर भी जड़ दिया। फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सबके सामने आ चुका है और फिर भी तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर खड़े सारा दृश्य देख रहे थे और वहीं एंकर साहिल बार बार उनसे सवाल कर रहा था, क्या ये सच नहीं है कि आपने अपनी ही माँ को बेच दिया? क्या कुछ रुपए जिंदगी से बड़े हो गए आपके लिए? मगर नीरज और पूजा के होठों से अब कोई आवाज़ नहीं निकली। दोनों पसीने से भीगे हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने कसकर दरवाजे को पकड़ लिया। नीरज की पूरी कोशिशों के बावजूद भी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता चला गया और दरवाजे के साथ में नीरज भी नीचे जा गिरा, क्योंकि वो हाथ किसी और का नहीं, उसकी माँ शारदा जी का था। यह देख नीरज की आंखें फटी की फटी रह गई और तभी शारदा जी ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा नीरज के गाल पर जड़ दिया। तो पूजा ये सब देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी पीछे से मोहिनी जी ने उसे धक्का दिया और बोली, जा, आज अपनी करतूत का अंजाम देख। लेकिन अब पूजा की आंखें जमीन में गड़ी जा रही थीं। तभी नीरज हकलाते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो ये सब पूजा के कहने पर। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शारदा जी गुस्से में बोली, खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहकर पुकारा तो तुम जैसे बेटे पर शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। शारदा जी की हर बात जैसे पूरे मोहल्ले के लोगों को हिला रही थी। नीरज और पूजा दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगे। तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और सायरन की आवाज़ ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज़ में कहा, नीरज और पूजा,
तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर पूजा चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो भागने की कोशिश करने लगी, मगर मोहिनी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी नीरज ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन शारदा जी ने मुंह मोड़ लिया। यह देख नीरज की आंखों से आंसू बह निकले और वो बिना विरोध किए शांति से पुलिस के साथ चला गया। लेकिन पूजा लगातार चीखती रही, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। पर भीड़ का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। लोग चिल्ला रहे थे, ले जाओ इन्हें, जेल में ही सड़ने दो। उनके जाने के बाद घर के बाहर का माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा। शारदा जी ने हाथ जोड़कर रिपोर्टर साहिल से कहा, बेटा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, मैं बस अब शांति चाहती हूँ। साहिल ने उनकी भावनाओं को समझा। कैमरे की ओर देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मित्रों, आज की लाइव रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, माँ के आंसुओं का सौदा करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। और कैमरा बंद हो गया। थोड़ी ही देर में भीड़ भी खत्म हो गई। अब घर में सिर्फ शारदा जी और उनकी बहन मोहिनी जी थीं और दोनों चुपचाप सोफे पर बैठी बातें कर रही थीं। दोस्तों, दरअसल ये सारा प्लान मोहिनी जी का ही था। जब शारदा जी ने मनोज का घर छोड़ा तो वो सीधी अपनी बहन मोहिनी जी के घर गई थी। वहीं उन्होंने सारी तरकीब सोची और तय किया कि नीरज जैसे गुनहगारों को कैसे सज़ा दिलवानी है। फिर उसी वक्त मोहिनी जी ने न्यूज़ वालों से बात की और उन्हें सारी बात बताई, तो न्यूज़ वाले भी उनकी बातों से सहमत हो गई। पर आज भी मोहिनी जी शारदा जी का हाथ पकड़कर बोली, लेकिन शारदा,